ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट सेल साइकिल। देखो, हमारे पास जब कोई भी सेल बनता है तो उस सेल के तीन ही फेट्स हो सकते हैं। नंबर वन, वो जिस काम के लिए बनाया गया है वो रोल प्ले करे, वो डिवाइड करे और अपने जैसे और सेल्स प्रोड्यूस कर दे, या वो सेल डाई आउट कर जाए, वो सेल मर जाए। और हम ये यूकैरियोटिक नॉर्मल सेल्स की बात कर रहे हैं। हम अब नॉर्मल सेल्स को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि सेल अपना रोल प्ले नहीं करता, सिर्फ डिवाइड 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 करता चला जाता है, जिसको कि हम कैंसर सेल बोलते हैं। हमारे पास सेल साइकिल में हम इसको स्टार्ट करते हैं साइटोकाइनेसिस से। यानी जब सेल हमारे पास स्प्लिट हो जाता है, सेल एक से दो बन जाता है। साइटो का मतलब होता है सेल, और काइनेसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी काट देना। जब सेल फिजिकली स्प्लिट हो जाता है, यानी एक से दो बन जाता है, उसके बाद उस वक्त सेल का साइज छोटा होता है और सेल को अपना साइज मेंटेन करना होता है। यानी सेल को विद इन इट ग्रो करना होता है, अपना मैक्सिमम साइज अटेन करना होता है। सेल बनने के फौरन बाद जिस फेज में जाता है, हम उसको इंटरफेज बोलते हैं। हम उसको इंटरफेस बोलते हैं। इंटरफेस में सेल जिस काम के लिए बनाया जाता है, इंटरफेस की तीन फेजेस हैं। फर्स्ट इज G1 फेज, इसको गैप वन फेज बोलते हैं, एंड इट्स अ लार्ज फेज। और ये एक लंबी फेज होती है, इसमें सेल काफी देर तक रहता है। उसके बाद आती है S फेज, और उसके बाद आती है G2 फेज। हम इन फेजेस के बारे में वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले G1 फेज की बात करते हैं। इन G1 फेज सेल जिस काम के लिए बनाया जाता है, सेल वो काम करता है। वो कोई सेक्रीशन करेगा, वो कोई प्रोटीन प्रोडक्शन करेगा, वो कोई डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, वो कोई फिल्ट्रेशन करेगा, वो इम्पल्स को कैरी करेगा। उसको जिस काम के लिए बनाया गया है, सेल वो काम करेगा। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो हमेशा हमेशा बनने के बाद G1 फेज में रहते हैं और उसके बाद डाई आउट कर जाते हैं। वो कभी भी रिप्रोडक्टिव फेज में, यानी S फेज में और G2 फेज में नहीं जाते। उनमें से एक बड़ी एग्जांपल न्यूरॉन्स की है, उनमें से एक बड़ी एग्जांपल कॉर्निया के सेल्स की है, फलोपियन ट्यूब्यूल्स की है। सो ये सेल्स अगर एक बार डैमेज हो जाएं, दोबारा नहीं बन सकते। गैप वन के बाद सेल एस फेज में जाता है, जिसको कि हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं। इस एस फेज के अंदर सेल अपने डीएनए को सिंथेसाइज करता है, यानी जितना डीएनए कंटेंट उसके पास मौजूद होता है, वो उस डीएनए कंटेंट को डबल कर लेता है। मीनिंग देयर बाय, इफ सेल was a diploid cell, if it was carrying a certain number of chromosome, it tends to double its number, और वो डायप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड बन जाता है, यानी 2n से 4n बन जाता है। एंड नाउ ऑल द न्यूक्लियर कंटेंट्स वो डबल हो चुके हैं, नाउ दे आर रेडी फॉर द डिवीजन। उसके बाद सेल गैप टू फेज में जाता है, विच इज कॉल्ड G2 फेज। G2 स्टैंड फॉर गैप टू। सेल ने जितना भी डीएनए सिंथेसाइज किया होता है, अपने जितने भी डीएनए को डबल किया होता है, उसकी प्रूफ रीडिंग की जाती है। ये देखा जाता है कि कहाँ कहाँ पर एरर्स हैं और उन एरर्स को ठीक किया जाता है। बिकॉज अगर एक न्यूक्लियोटाइड का भी डिफरेंस रह जाए, वी कॉल इट अ म्यूटेशन, एंड म्यूटेशन ऑलवेज रिजल्ट्स इन समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। माइट बी वो यूजफुल हो या वो हार्मफुल भी हो सकता है। सो इट्स नॉट लाइकली टू हैपन। बॉडी नहीं चाहती कि टू मच म्यूटेशन हो, इसलिए उन सारे कंटेंट्स की, उन सारे न्यूक्लियर मटेरियल्स की प्रूफ रीडिंग की जाती है। साथ ही साथ इस फेज में सेल एक खास तरह की प्रोटीन बनाता है। इस प्रोटीन का नाम होता है ट्यूब्यूलिन, और ये प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्पिंडल्स बनाने के काम आती है। एक बार जब सेल अपने सारे अरेंजमेंट्स कंप्लीट कर लेता है, जो जो चाहिए वो सब के सब मटेरियल्स कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद सेल माइटोटिक फेज में जाता है। माइटोटिक फेज, याद रखिएगा, ये एक न्यूक्लियर डिवीजन की फेज है। तो हमारे पास माइटोसिस यहां से स्टार्ट होती है। याद रखिएगा, इट्स अ फेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। और अब माइटोसिस के लिए एक ये याद रखते हैं, सिंबल बड़ा मशहूर है, लोग इसको ऐसे याद रखते हैं, पी मैट, पी मैट, पी मैट, पी मैट, पी मैट। P stands for prophase, M stands for metaphase, A stands for anaphase, and T stands for telophase. So it's a PMAT. इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियर कंटेंट सेल के अंदर डबल हो चुके हैं, उनको फिजिकली सेपरेट किया जाता है बहुत ही एहतियात के साथ। और ये मेक श्योर किया जाता है कि दो सेल्स, जो अब एक सेल से दो सेल्स बनने वाले हैं, वो सब के सब इक्वल कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, यानी क्रोमोसोम्स, यानी कि डीएनए एक्वायर कर लें। और उसके बाद
पी मैट के बाद, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस का फेज आता है, जिसके अंदर सेल का साइटोप्लाज्म फिजिकली स्प्लिट कर लिया जाता है इनटू टू और सेल एक्चुअली एक से दो बन जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम आपके सामने वन बाय वन इन फेजेस का जिक्र करेंगे एंड आई विल ट्राई कि आपको सिर्फ वो पॉइंट्स बताऊं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट प्रोफेज। सो बच्चों, साइटोलॉजिस्ट माइटोसिस की फर्स्ट फेज, प्रोफेज को भी दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। हमारे पास पहली अर्ली प्रोफेज कहलाती है। अर्ली प्रोफेज के अंदर हमें सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आ रही होती है, हमें न्यूक्लियोलस भी नजर आ रहा होता है और न्यूक्लियर एनवेलप भी इंटैक्ट होता है नजर आ रहा होता है। मगर यहाँ डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पर जो डीएनए क्रोमेटिन की फॉर्म में था, यानी जो डीएनए लूज फॉर्म में था, वो डीएनए आहिस्ता आहिस्ता कंडेंस होता हुआ नजर आता है और यहाँ पर आपको इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाते हैं। सो जब जस्ट क्रोमोसोम्स आइडेंटिफाई होना शुरू हो तो आप समझ जाइए कि ये अर्ली प्रोफेज है। मैं रिपीट करता हूं, हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप नजर आएगा, न्यूक्लियोलस नजर आएगा, हमारे पास सेंट्रोसोम्स रेप्लिकेट करना शुरू कर देंगे। पहले ये सेंट्रोसोम अकेला होता है, सेंट्रोसोम्स दे स्टार्ट रेप्लिकेटिंग, एज यू कैन सी दे आर रेप्लिकेटिंग हियर। और हमारे पास क्रोमोसोम्स आहिस्ता आहिस्ता बनते हुए नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद की फेज है लेट प्रोफेज। सो लेट्स कंपेयर अर्ली प्रोफेज विद लेट प्रोफेज। ऑल राइट, इन लेट प्रोफेज यू कैन सी कि हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक होना शुरू हो गया है और न्यूक्लियोलस डिसअपेयर होना शुरू हो गया है। इफ ही आस्क्स यू टू राइट अबाउट द लेट प्रोफेज, यू विल से कि न्यूक्लियर एनवेलप स्टार्ट्स डिसइंटीग्रेटिंग, स्टार्ट्स डिसअपेयरिंग एंड न्यूक्लियोलस आल्सो स्टार्ट्स डिसअपेयरिंग। और थर्ड डिफरेंस जो आपको नजर आया वो ये है कि क्रोमोसोम्स they are seen to consist of two identical chromatids। जो सिंगल सिंगल क्रोमेटिड्स से अपने आप को डबल डबल क्रोमेटिड्स की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं अपने सेंट्रोमेर्स पे, और जो सेंट्रोसोम्स हैं ये एक दूसरे से बाकायदा दूर जाने शुरू हो जाते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि जो सेंट्रोमेर्स हैं, ये जो सेंट्रोसोम्स हैं, ये एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाते हैं। सेंट्रोमेर तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि क्रोमोसोम का जो सेंट्रल पार्ट होता है जहां पर क्रोमेटिड्स अटैच्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमेर। सो सेंट्रोसोम्स दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। So this is the difference between early and late prophase. Now we will talk about metaphase. So students, as you will see in this diagram, metaphase में आपको दो चीजें याद रखनी है। नंबर वन, आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को एक इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर अरेंज कर लेते हैं परफेक्टली। एक इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर ये क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और ये जो हमारे सेंट्रोसोम्स थे ये ऑपोजिट पोल्स तक परफेक्टली रीच कर जाते हैं और इनमें से छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलने लगते हैं जो कि सेंट्रोमेर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को आपस में कनेक्ट करने लगते हैं एट द पॉइंट ऑफ काइनेटोकोर। आई एम गोइंग टू शो यू कि काइनेटोकोर क्या है। सो दोनों ऑपोजिट पोल्स पर सेंट्रोसोम्स पहुंच गए और ये सेंट्रोसोम्स ने हमारी इन क्रोमोसोम्स को सेंट्रोमेयर से अटैच कर लिया है और अब ये बिल्कुल रेडी है कि इनको स्प्लिट किया जाए। कुछ देर में होगा क्या, कुछ देर में होगा ये कि ये जो आपके क्रोमोसोम्स हैं ये अपने सेंट्रोमेर से स्प्लिट होना शुरू हो जाएंगे। ये क्यों स्प्लिट होंगे, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स इनको खींचना शुरू कर देंगे एंड दे विल लुक लाइक दिस। कुछ देर के बाद यूं और उसके बाद फिर ये यूं एक दूसरे से स्प्लिट होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट फेज है एनाफेज। लेट्स टॉक अबाउट एनाफेज कि उसमें क्या डिफरेंस आ रहा हो। आप देख सकते हैं कि एनाफेज में आपके ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये अपने ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचते चले आ रहे हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स ने, स्पिंडल्स ने जो इन क्रोमेटिड्स को पकड़ा हुआ होता है, दे स्टार्ट शॉर्टनिंग। वो शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाते हैं। सो क्रोमेटिड्स मूव टू ऑपोजिट पोल्स एंड सेंट्रोसोम्स फर्स्ट पुल्ड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्रोमेटिड्स मूव एंड पुल्ड बाय माइक्रो। सो सेंट्रोमेर्स के ऊपर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे थे वो वहां से इनको खींचना शुरू करते हैं और ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज एनाफेज। और एनाफेज के बाद वी विल टॉक अबाउट टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हो रहा होता है? सो दिस टीलोफेज इज द फेज दैट इज जस्ट बिफोर साइटोकाइनेसिस। इस टीलोफेज में यू कैन सी देयर इज अ सिंगल सेंट्रोसोम एट ईच पार्ट व्हिच इज गोइंग टू बिकम एन इंडिविजुअल सेल। और आपके पास जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो दोबारा से बन गया, आपके पास जो न्यूक्लियोलस है
वो दोबारा से अपेयर हो गया और सेल अब ये ग्रूव बनाना शुरू कर देता है। So, उसके 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? न्यूक्लियर एनवेलप का दोबारा से बनना, नंबर 2 न्यूक्लियोलस का दोबारा से नजर आना शुरू हो जाना, उसके बाद आपके जो सेंट्रोसोम्स हैं, अकेले अकेले सेंट्रोसोम का एक एक जगह पर आपको नजर आना, और सेंटर में ग्रूव बनना शुरू हो जाए। ये ग्रूव आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है और सेल स्प्लिट हो जाते हैं, साइटोकाइनेसिस हो जाती है, और उसके बाद ये सेल दोबारा G1 फेज में चले जाता है, गैप 1 फेज में चले जाता है और अपना रोल प्ले करता है।